ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन में हमने काफी हद तक अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसको खत्म करेंगे और यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि क्विक रिवीजन करते हैं लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या किया था। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक हमने जर्नी ऑफ स्पर्म कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आज हम इसे टाटा बाय बाय करेंगे, अपने लेक्चर को इसे खत्म करेंगे। यहाँ हमारा रिप्रोडक्शन आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो तो बताओ स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होता है। स्पर्म डिस्चार्ज होता है वजाइना में। वजाइना के थ्रू वो किसे क्रॉस करता है, सर्विक्स को। सर्विक्स के बाद यूट्रस में, यूट्रस के बाद फलोपियन ट्यूब में, और फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस मैंने बता दिया था। बताओ स्पर्म कहाँ बनता है। स्पर्म बनता कहाँ है, तो मेल के टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में। और जो एग होता है, एग कहाँ बनता है, ये ओवरी में, फीमेल के ओवरी में। फीमेल एक ओव्यूलेशन के दौरान कितने एग को उत्सर्जित करती है, अंडोत्सर्ग के दौरान कितने एग को उत्सर्जित करती है, नॉर्मली एक, लेकिन कभी कभी वो 2 हो जाता है, बहुत रेयर सिचुएशन में 2 हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर था। ओके, उसके बाद हमने एग जब रिलीज होता है तो उसमें कई सारे हार्मोन्स का काम देखा जाता है। जैसे कि एग के डेवलपमेंट में जो फॉलिकल्स होते हैं, एग जिसके अंदर पाया जाता है, वो फॉलिकल्स को डेवलप होने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। फिर फॉलिकल्स, जो फॉलिकल से जब एग निकल जाता है तो बचा हुआ जो फॉलिकल रहता है टूटा फूटा, वो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूटेरियन लाइनिंग को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर, तो यूटेरियन लाइनिंग कंटिन्यू बनी रहती है टिल द बेबी के बर्थ, मतलब कि जब तक वो फीटस का डेवलपमेंट न हो जाए और अम्बिलिकल कॉर्ड न डेवलप हो जाए तब तक वो यूटेरियन लाइनिंग बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूटेरियन लाइनिंग टूटने लगती है और वही पीरियड्स के दौरान ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है। तो यहां तक हम लोगों ने लगभग सारा समझ लिया था, ठीक है। ओके, चलो आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, ठीक है। क्या टर्मिनोलॉजी है, तो गैमेट किसे कहते हैं। अब जैसे टेक्निकल चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में टेक्निकलिटी पूछी जाती है और अगर उसके बारे में नहीं पता रहेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि पूछ क्या रहा है। तो कई बार गैमेट्स के बारे में पूछता है। इसके बारे में, गैमेट्स, देखो गैमेट्स कुछ होते नहीं है। जैसे मैं कहूंगा कि मेल के टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। तो स्पर्म को कहा जाता है मेल गैमेट। क्या कहते हैं स्पर्म को, मेल गैमेट, ठीक है। युग्मक, गैमेट को हिंदी में कहते हैं युग्मक, युग्मक, ठीक है, मेल गैमेट। और जो फीमेल होती है, फीमेल के ओवरी में क्या बनता है, ओवम, ओवम। तो ओवम को कहा जाता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अच्छा बताओ, ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, ये दोनों आकर के मिलते कहाँ हैं, ये दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं। मैं इसको मिलाने के लिए क्या करूंगा पता है, जैसे कि एक ये बना देता हूं एग, और एग के अंदर मैं ऐसे ऐसे करके बना देता हूं कि ये समझ लो स्पर्म है, ठीक है। ये दोनों आकर कहाँ मिलते हैं, फलोपियन ट्यूब में, फलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फलोपियन ट्यूब में। ये होता है फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब में, फलोपियन ट्यूब में। तो जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसे कहा जाता है जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। तो अगर पूछेगा कि जाइगोट कहाँ बनते हैं, तो फलोपियन ट्यूब में। जाइगोट कहाँ बनते हैं, फलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है किसके बनने का, जाइगोट के बनने का, ठीक है।
तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस से निर्माण होता है जाइगोट का, ठीक है, जाइगोट का। अब देखो ये जो जाइगोट है ये आएगा धीरे धीरे, अब इसमें से सेल डिवीजन चालू होगा, ठीक है। मतलब कि अभी पहले मेल का एक सेल था, फिर फीमेल का एक सेल था, अब ये दोनों फ्यूज हुए, अब ये धीरे धीरे और अपने में ही डिवाइड होंगे, क्योंकि इन्हें एक पूरी तरीके से बॉडी का ऑर्गन बनाना है। तो जब ये सेल डिवीजन शुरू होगा तो ये कुछ न कुछ टाइम लेगा। तो देखो बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, ठीक है, 9 महीने में। तो अमूमन क्या देखा जाता है कि 2 महीने तक जब बॉडी के अंदर सेल का डिवीजन होते रहता है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में, तब 2 महीने मतलब अगर वीक में कहें तो 4 वीक हो जाएगा। तो 4 वीक के बाद जैसे 8 वीक तक, अमूमन 8 वीक तक क्या होता है, 8 वीक तक बच्चे में अभी पूरी तरीके से ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, 8 वीक तक। तो 8 वीक, मैं ये मानता हूं 6 से 8 वीक मान लो, 8 वीक तक जो सेल डिवीजन होते रहता है ना, उस सेल डिवीजन के बाद जाइगोट का जो फॉर्म आता है उसे एक अलग नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हिंदी में देखोगे तो भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। अब 8 वीक के बाद, आफ्टर 8 वीक इस एम्ब्रियो को एक अलग नाम दिया जाता है, इस एम्ब्रियो को एक अलग नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं? फीटस, ठीक है, फीटस। फीटस को भी हिंदी में भ्रूण ही कहा जाता है। और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी टिल 9 मंथ तक, टिल 9 मंथ और अनटिल बॉर्न, टिल बॉर्न, ठीक है, या बर्थ, जो भी कहना को, बर्थ, इसे हम क्या कहते हैं? फीटस ही कहते हैं। फीटस को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण। और एम्ब्रियो को भी भ्रूण ही कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज समझ में आई? पहले बताओ, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। फीमेल गैमेट ओवम है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, 8 वीक तक इस जाइगोट को किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियो के नाम से। फिर 8 वीक के बाद जब इसमें हाथ पैर थोड़े थोड़े डेवलप होने चालू हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? फीटस यानी भ्रूण। ठीक है, मैं दिखाता हूं, देखो ये दिखाई दे रहा है। देखो पहले ये था फर्टाइल एग, ठीक है, उसके बाद अब इसमें देखो अलग अलग सेल्स डिवाइड होने चालू हो गए। पहले 2 सेल हो गया, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर ब्लास्टोसाइट्स हो गया, मतलब मल्टीपल सेल बन गए। और मल्टीपल सेल बनने के बाद 4 से 8 वीक तक इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो यानी भ्रूण। उसके बाद 8 वीक के बाद इसमें देखो हाथ, ये आंख का थोड़ा थोड़ा डॉट बनना, कान मान बनना शुरू हो गया है। सबसे पहले बच्चे का 1.5 महीने बाद जो बच्चे का सबसे पहले धड़कता है वो बनता है दिल उसका, ठीक है, दिल। और जैसे ही दिल धड़कता है तो जो माँ होती है, माँ को उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाती है, समझा? हाँ, तभी पता चल जाता है कि माँ जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो देखो 8 वीक के बाद इसे क्या कहा जाएगा? फीटस। और कब तक ये फीटस कहलाएगा? जब तक वो गर्भ से जन्म नहीं ले लेता तब तक उसे फीटस कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की प्रेगनेंसी टाइम पीरियड कितना होती है? प्रेगनेंसी कितना होती है? लगभग 9 महीने, है ना, 9 मंथ की। लेकिन जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट हाथी की प्रेगनेंसी होती है 22 महीने की, ठीक है, 2 महीने कम नहीं तो लगभग 2 साल की प्रेगनेंसी होती है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसको बनने में उतना अधिक टाइम लगेगा और उतने अधिक सेल लगेंगे। इसीलिए जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये लोग का लाइफ टाइम बहुत कम होता है। एक ही दिन में ये हजारों प्रोड्यूस हो सकते हैं, हजारों डेवलप हो सकते हैं, दूसरे दिन ये मर जाएंगे, ठीक है। यानी 1 दिन 2 दिन के अंदर ये पूरी जिंदगी जी लेते हैं।
तो जब यूनिसेल्युलर होते हैं तो उन्हें बनने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट बहुत फास्ट जो ग्रोथ होता है इनका। जब मैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था सब कुछ, ठीक है। इसी तरीके से अब हाथी है, हाथी का शरीर देखो कितना बड़ा है, उसके बच्चे को बनने में, उसका बच्चा भी पैदा होता है कितना बड़ा, है ना। तो इसके लिए उसकी जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है वो ह्यूमन की अपेक्षा बहुत अधिक है, 22 महीने की, और ह्यूमन का 9 महीने का होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बच्चा पलता है, बच्चा वो कहाँ पलता है? एक माँ के इसमें यूट्रस में। यूट्रस को क्या कहते हैं? गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है। यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। अब ऐसा सोचो कि कभी ये जो एग है माँ का, ये कहाँ पर एग बनता है? फीमेल का ओवरी में। ओवरी से एग यहाँ निकल करके फॉलोपियन ट्यूब में आता है, और जो स्पर्म होता है वो वजाइना के थ्रू होते हुए आगे यूट्रस से निकल करके यहाँ फॉलोपियन ट्यूब तक जाता है, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब तक जाता है। लेकिन कभी किसी अगर महिला का जो फॉलोपियन ट्यूब है वो बहुत ही नैरो हो, मतलब बहुत ही पतला हो, इतना पतला कि उसमें जैसे मान लो ये बहुत ही पतला हो, इतना पतला हो कि इसमें स्पर्म एंट्री ही ना मार पाए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये महिला कभी बच्चे को जन्म दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एग तो बनेगा लेकिन स्पर्म इस फॉलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा, बहुत ही नैरो होने की वजह से, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर क्या करते हैं? इस महिला का एग निकालते हैं, जैसे जो एग बना है उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे, और इनका जो पार्टनर रहेगा उसका स्पर्म ले लेंगे, ठीक है, उसका स्पर्म ले लेंगे, और इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है लैब में करवाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाएंगे, ठीक है, लैब में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाएंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे हम कहते हैं IVF। IVF का क्या मतलब होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF में, यानी IVF टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉक्टर्स क्या करते हैं? मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को बाहर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब में नहीं, बाहर टेस्ट ट्यूब में, लैब में उसे फर्टाइल करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, और फिर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उस फर्टाइल एग को उसी महिला के गर्भ में यानी यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और फिर वो महिला 9 महीने बाद बच्चे का जो एम्ब्रॉयर होता है, फीटस होता है, उसके डेवलपमेंट के बाद उसको जन्म देती है। समझ में आया? उसको जन्म देती है। तो ऐसे बच्चे जिनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ हुआ हो? टेस्ट ट्यूब में हुआ हो, तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। भारत में पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम था इंदिरा। समझा? भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी उसका नाम क्या था? इंदिरा, इंदिरा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनसाइड ह्यूमन बॉडी होता है या आउटसाइड ह्यूमन बॉडी होता है? तो ये आउटसाइड ह्यूमन बॉडी होता है। इसको कहां से लोगों ने कॉपी किया है पता है? मेंढक से। क्योंकि मेंढक जो होता है ना, मेंढक का स्पर्म और मेढकिन का जो ओवम होता है, उन दोनों का स्पर्म और ओवम बाहर आता है, और बाहर आ करके उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए देखोगे कि जहां पर ये मेंढक होता होगा वहां पर बहुत सारे उसके अंडे व्हाइट व्हाइट कलर के देखने को मिलते होंगे, वो बाहर, और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें उनके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इंसानों ने देखा कि अगर मेढक का जो बच्चे का डेवलपमेंट बाहर हो सकता है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो सकता है, तो ह्यूमन का क्यों नहीं हो सकता है? तो उन लोगों ने ह्यूमन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और IVF टेक्नोलॉजी का इजाद किया, जिसके जरिए वो टेस्ट ट्यूब में इसका क्या करवाते हैं?
एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। अब देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इसमें डॉक्टर कभी ना एक ही एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं करवाता है, वो अमूमन 2 एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो एग और स्पर्म फर्टाइल हुए वो खराब हो जाए किसी वजह से, तो 2 रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये जितना कहने में आसान लग रहा है कि इनके ओवरी से जो एग आएगा फॉलोपियन ट्यूब से निकाल लिया जाएगा, इनका स्पर्म ले लिया जाएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और इसमें जो फीमेल होती है ना, मेल को तो कुछ नहीं, बट फीमेल को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जाने से पहले जब आप जाओगे तो आपका पूरा हेल्थ चेकअप होता है, आपको कई सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कई महिलाओं का ऐसा होता है कि उनका एग बनता ही नहीं है, ठीक है, एग नहीं बनता है, तो एग को बनने के लिए उन्हें कई बार इंजेक्शन दिया जाता है, हर हफ्ते इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब पेनफुल प्रक्रिया है, इतना समझ लो। आसान नहीं है ये चीज, बहुत पेनफुल प्रक्रिया है ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, ठीक है। भले लोग कहते हो कि खुद से अगर अंदर नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब करवा लो, लेकिन ये पेनफुल प्रक्रिया है, इसमें फीमेल को बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ता है। इंजेक्शन, दवाइयां, मेडिसिन, मेडिकेयर, खर्चे वो बहुत ज्यादा है। और बाकी जो फेस करता है वही समझ सकता है इन चीजों को। मैंने तो रियलिटी देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट ठीक है, हमें पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई हमें बेवकूफ ना बनाए, ठीक है। ओके, अब देखो, तो अमूमन क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, कभी कभी जब 2 एग और ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाया गया, तो ये दोनों ही एग और जो स्पर्म है वो दोनों सरवाइव कर जाते हैं। जब दोनों सरवाइव कर जाएंगे तो जो महिला होगी उसके गर्भ में 2 बच्चों का जन्म होता है। समझ में आया? 2 बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। तो आगे हम चल के समझेंगे ट्विंस क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस के टाइप भी समझेंगे। बट अभी यहाँ समझो कि अमूमन टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर हमें जो है ये चांसेस रहता है कि जुड़वा बच्चे हो, ठीक है। ये चीज समझ में आए? ओके। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं होती हैं जिन्हें अपने फिगर की बड़ी चिंता रहती है, ठीक है। जैसे कोई जो हीरोइन हो या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, जिन्हें अपने फिगर के बारे में बहुत ही चिंता रहती हो कि बच्चे पैदा होंगे तो फिर मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। या अगर महिला में कभी कभी क्या हो जाता है कि उनका जो शरीर होता है इस लायक नहीं हो पाता कि वो बच्चे का जो पालन पोषण है वो यूट्रस में कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो कपल होते हैं, जैसे मैं यहाँ इमेज बना के दिखाता हूँ, मान लो कि ये हैं मिस्टर रॉबिन, ठीक है, और ये उनकी पत्नी है, ठीक है। मैं यहाँ से ये बाल वाल बना देता हूँ, ये उनकी पत्नी है, समझ लो, ठीक है। ये है राधा, ठीक है, आर आर दोनों का ले लो। अब राधा के जो वोम है, मतलब कि जो इनका गर्भ है, यूट्रस है, इसमें इतना पावर नहीं है, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये अपने अंदर बच्चे को रख नहीं सकती हैं, या जो राधा है वो कोई सेलिब्रिटी है, वो अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती हैं, तो ये क्या करेंगी, अपने अंदर से ओवम देंगी, ओवम, और ये क्या आएगा, इनके यहाँ से आएगा स्पर्म, स्पर्म, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। और ये जो फर्टाइल एग है, फर्टिलाइजेशन के बाद बने एग को क्या कहते हैं, जब फर्टाइल हो जाता है एग, उसे क्या कहते हैं, जाइगोट। इस जाइगोट को किसी दूसरी महिला के गर्भ में इम्प्लांट किया जाएगा, ठीक है, किसी दूसरी महिला के गर्भ में इम्प्लांट किया जाएगा। तो ऐसी महिला जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, ठीक है, ऐसी महिला जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसे हम सेरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर। और इस प्रोसेस को हम सेरोगेसी कहते हैं, सेरोगेसी, ठीक है, सेरोगेसी। सेरोगेसी की ये जो प्रक्रिया है, ये उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत देखने को मिलती है। अमूमन ये यहाँ देखने को मिलता है जहां पर गरीबी बहुत अधिक हो, क्योंकि कोई भी इंसान गरीबी के कारण ही ये काम को करता है कि दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालता है, ठीक है। अब गरीबी होने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों हैं, राधा और रॉबिन, ये इस महिला को अच्छा खासा अमाउंट देंगे, ठीक है,
ताकि वो अच्छा अच्छा खाना खा सके, मेडिकल चेकअप करवा सके और उनके अंदर जो इनका बच्चा पल रहा है वो सुरक्षित रहे। लेकिन भारत में सरोगेसी को लेकर के कोई भी ना नियम कानून नहीं है कि अगर मान लो कि इनके अंदर, ये महिला के अंदर मान लो इनका नाम हम दे देते हैं अस्मिता, ठीक है, अस्मिता नाम दे देते हैं। अब अस्मिता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अस्मिता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, मान लो इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, ये बच्चा इनका तो है नहीं, ये है राधा और रॉबिन का, और इसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो ये राधा रॉबिन क्या करते हैं, उस बच्चे को लेने से इनकार कर देंगे। अब बताओ, उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिए तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी तो अस्मिता पर ही आ जाएगी। और भारत में ऐसा है कि लोग बच्चों के प्रति बड़े कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, मतलब कि बच्चा अपना हो या दूसरे का हो, उनके प्रति एक अटैचमेंट लग जाता है, लोग जल्दी बच्चों को छोड़ते नहीं है। बट फॉरेन कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है वो उसे छोड़ देंगे, उनके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। इसलिए फॉरेन कंट्री में अगर आप देखोगे तो एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ना कनेक्शन बहुत कम होता है, जबकि भारत में कुछ हद तक देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि 100% देखने को मिलता है, अगर ऐसा होता है तो भारत में कोई ओल्ड एज होम नहीं होता। बहुत सारी जो महिलाएं या बूढ़े लोग होते हैं वो रास्ते पर ऐसे नहीं छोड़े गए होते। हालांकि कल्चर अपने यहाँ ऐसा है कि हम अपने बूढ़े बुजुर्गों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, बट उसके पीछे कहीं न कहीं एक हमारी जो वैल्यूज हैं वो भी काम करती हैं, बट कुछ हद तक है, ठीक है। तो सरोगेसी को लेकर के कोई भी कानून न होने की वजह से यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब हो सकता है जैसे कि अस्मिता है, अस्मिता को किसी ने, जो बाबा हो या पंडित हो, कोई भी हो, ये बता दिया कि ये जो तुम्हारा बच्चा है ये आगे चल करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा या बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, और ये अस्मिता अगर इन दोनों को बच्चा देने से इनकार कर दे तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ भी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब दोनों तरीके से, दोनों तरफ से कोई भी नियम कानून नहीं है कि ऐसी ऐसी अगर कंडीशन आ जाएगी तो हम उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, समझ में आया। तो सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, आई थिंक सो मिमी करके है, आप उसको देख लेना, मिमी, वो बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया। हालांकि उसमें भी कोई नियम कानून के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, बट वो पूरा एक ओवरव्यू दिखाता है कि सरोगेसी होता क्या है, ठीक है। सरोगेसी समझ में आ गया, ओके। बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर हुआ? अब हम ये समझते हैं कि जो बच्चा पलता है, जो बच्चा पलता है वो कहां पर पलता है, ठीक है, उसको खाना पीना कैसे मिलता है। ओके, देखो, जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो, तो पहले उसको पोषण कहां से मिलता है एम्ब्रियो को? जो यूट्रस में ये जो यूटेरियन लाइनिंग बना होता है, यूटेरियन लाइनिंग के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो अब उसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ, जो यूटेरियन लाइनिंग बनता है यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो यहाँ पर सारा का सारा ब्लड सेल्स का एक लेयर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूटेरियन लाइनिंग। यूटेरियन लाइनिंग पहले तो कुछ समय तक इस यूटेरियन लाइनिंग से उस एम्ब्रियो को पोषण मिलता है, ठीक है, एम्ब्रियो को पोषण मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो यूटेरियन लाइनिंग रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लेसेंटा में। सॉरी, प्लेसेंटा में कह रहा हूं कि ये क्या कहते हैं उसको, प्लेसेंटा तो गर्भ मां से कनेक्ट रहता है, एमनियोटिक सैक में, ठीक है, एमनियोटिक, ये बाहर का जो ये दिखाई दे रहा है, बाहर का ये लेयर, ये तो हो गया पेट, और पेट के अंदर ये जो ये बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, ठीक है, ये तो यूट्रस, और यूट्रस के बाद ये देखो, ये वाला सेक्शन है प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, देखो ये प्लेसेंटा इधर, इसमें देखो, इस वाले सेक्शन में मैं इधर दिखाता हूँ, दूसरा कलर है, तो ये देखो, ये तो प्लेसेंटा है जो माँ के यूट्रस से लगा हुआ है। प्लेसेंटा के ऊपर एक ये जो लेयर है, ठीक है, एक ये लेयर है, प्लेसेंटा के ऊपर जो एक लेयर है, ये, तो इसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक, ठीक है। अच्छा, छोड़ो इसको, नहीं, ये वाला दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा से लगा हुआ है, जिसमें ये ब्लू कलर का पानी की तरह भरा हुआ है, देखो ये लेयर जिसमें बच्चा पैक है, ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं? एमनियोटिक सैक,
एमनियोटिक सैक, सैक मतलब होता है झिल्ली, झिल्ली। इसी झिल्ली में बच्चा बंद रहता है और इसी के अंदर एमनियोटिक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। यही लिक्विड क्या करता है, इस बच्चे के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, बच्चे के मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा माँ के किससे जुड़ा रहता है, यूट्रस से जुड़ा रहता है, यूट्रस से। और ये पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन रहता है ब्लड में, उस ब्लड के न्यूट्रिशंस को खींचता है और ये बच्चे के गर्भनाल के जरिए, गर्भनाल, ठीक है, ये क्या है, गर्भनाल, गर्भनाल, ठीक है, गर्भनाल। गर्भनाल को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे को मिलते रहता है। बच्चे को सारा पोषण कैसे मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, जो प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आता है और बच्चे को देता है। यानी माँ जो चीजें खाती है उसके ब्लड में जाता है, ब्लड हमारा क्या करता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करता है और फिर वो बच्चे को देता है, ठीक है, बच्चे को देता है। तो ये समझ में आया। पहले बच्चा जिस थैली में होता है उस थैली को क्या कहते हैं, मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूं, फिर से बताता हूं। बच्चा जिस थैली में होता है उस थैली को क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक, ठीक है। ये वाली जो थैली है इसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक में क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या करता है, बच्चे को घूमने में मदद करता है। फिर बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, पोषण मिलता है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है, तो प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड रहता है, माँ के यूट्रस से, माँ के यूट्रस से, माँ के यूट्रस से। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए इसी एमनियोटिक सैक के अंदर झांक कर देखता है। मतलब कि अल्ट्रासाउंड से देखता है, और अगर उसे इस एमनियोटिक सैक के अंदर ऐसे 2 डॉट दिखाई दे देते होंगे तो समझ जाता है कि ये मेल है, और ये 2 डॉट नहीं दिखाई दिए तो समझ लो वो फीमेल है, ठीक है। क्योंकि ये दो डॉट जो रहते हैं वो टेस्टिस का काम करते हैं। हालांकि इनिशियल स्टेज पर जो ऑर्गन टेस्टिस या यूट्रस में कन्वर्ट होता है, दोनों का ना स्ट्रक्चर सेम ही रहता है इनिशियल स्टेज पे। वो बाद में जा करके उसे टेस्टिस बनना है या यूट्रस बनना है, वो कन्वर्ट होता है। वो थोड़ा डीप नॉलेज हो जाएगा, उसके बारे में हम नहीं समझेंगे। बस अभी यहाँ समझो कि इस एमनियोटिक सैक के अंदर अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर झांकता है। तो एमनियोटिक सैक के अंदर झांकने की प्रक्रिया कहलाती है एमनियोसिंटेसिस। क्या कहलाती है, तो मैं लिखता हूं, एमनियोसिंटेसिस, ठीक है, एमनियोसिंटेसिस, एमनियोसिंटेसिस, एमनियोसिंटेसिस। तो कहेगा कि जेंडर टेस्टिंग के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो एमनियोसिंटेसिस होने वाले प्रोसेस को हम एमनियोसिंटेसिस कहते हैं। एमनियोसिंटेसिस क्या है, एमनियोटिक सैक के अंदर झांकने की प्रक्रिया एमनियोसिंटेसिस कहलाती है। इतना क्लियर हुआ, ओके। बताओ, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, उसका दिल। 1.5 महीने में उसका दिल धड़कना जो है चालू कर देता है, क्योंकि दिल का ही काम है हर जगह ब्लड को फ्लो करवाना। जब तक दिल नहीं रहेगा कोई भी काम हो नहीं पाएगा और न्यूट्रिएंट्स कहीं पर जाएंगे नहीं, ऑक्सीजन कहीं पर जाएगा नहीं, ठीक है, ओके। इतना क्लियर हुआ। बताओ, जो माँ होती है, माँ के गर्भ में बच्चा कितने महीने तक रहता है, कितने महीने तक, 9 महीने तक, 9 महीने तक। और इसके अंदर ये जो एमनियोटिक सैक है वो क्या करता है, बच्चे को रोटेट होने में हेल्प करता है, रोटेट होने में हेल्प करता है। इतना क्लियर है, ओके। देखो, बच्चा जब पहले डेवलप होता है तो वो ऐसे सीधा रहता है, उसका, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसका जो मुंडी वगैरह रहता है वो माँ की मुंडी की तरफ रहता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन पैदा होने के टाइम ये उल्टा हो जाता है। ये लिक्विड ही इसे क्या करती है, इसे घुमा देती है, ऐसे उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है, कि सोचो अगर आपको किसी पाइप में घुसेड़ना है, ठीक है, ये पाइप बना देता हूं, उसके अंदर से घुसेड़ना है और ये आपको, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे मुंडी की तरफ से डालूंगा तो आपका हाथ पैर सब ऐसे सिकुड़ जाएगा और आप आराम से चले जाओगे। लेकिन पैर की तरफ से डालूंगा तो आप पैर अंदर जाएगा, पता चला आपने हाथ ऐसे बाहर निकाल दिया और दोनों हाथ इसी में फंस गया, दोनों हाथ टूट गया, मुंडी चौथा के अलग हो गई। तो इसीलिए भगवान को पता है कि अगर बच्चे को हम ऐसे सीधे भेजेंगे तो ये हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, और इसका पता चला पैर एक
अंदर यूट्रस में रह गया और एक बाहर झांक रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है और माँ की मौत हो सकती है या बच्चे की मौत हो सकती है उसमें यूट्रस में अटकने की वजह से। इसलिए बच्चा पैदा होते टाइम क्या होता है, रोटेट हो जाता है और सर के साइड से निकलता है, एकदम आराम से निकल जाता है। अब जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस वक्त उन्हें बहुत अधिक पेन सहना पड़ता है। समझ लो कि जैसे 100 हड्डियां एक साथ टूट रही हूं, इतना अधिक पेन एक माँ को सहना पड़ता है उस वक्त। तो उसी पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रेन एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तो कहेगा रिलैक्सिन हार्मोन, जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन बर्थ के समय यानी डिलीवरी के समय माँ के जो पेन होता है उस पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा जो बर्थ कैसे होता है और बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होता है ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ट्विंस जो होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा वो कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया, कहाँ कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। ट्विंस के बारे में समझते हैं। ट्विंस जुड़वा, देखो हमको पता है कि नॉर्मली एक बच्चा कैसे पैदा होता है, तो एक होता है एग और एक होता है स्पर्म। मैं स्पर्म बनाता हूं, स्पर्म। अगर ये स्पर्म और एग आ करके आपस में मिल गए, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट के बाद धीरे धीरे अपना आगे का प्रोसेस होगा, एम्ब्रो, एम्ब्रो से फीटस और फिर नॉर्मल एक बेबी बन जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस बोल रहा हूं, जो ओवम होता है वो कभी कभी 2 ओवम निकल के आ जाता है, ठीक है। 2 ओवम निकल के आ जाता है, मान लो ये 2 ओवम आया। अब 2 ओवम आएगा तो यहाँ पर जो है दो क्या आएंगे? 2 बोलो जी, क्या आएंगे? 2 स्पर्म आएंगे, स्पर्म, ठीक है। 2 स्पर्म आएंगे। अब 2 स्पर्म आएंगे तो 2 जाइगोट बनेगा, 2 जाइगोट बनेगा तो 2 बच्चे पैदा होंगे, है ना। 2 बच्चे पैदा होंगे। अब देखो 2 बच्चे जब पैदा होंगे तो ये हो सकता है ये दोनों एक बॉय हो या एक गर्ल हो, ठीक है। एक बॉय हो या एक गर्ल हो सकता है कि दोनों का फेस सेम हो सकता है, हाँ, लेकिन हो सकता है कि दोनों का फेस अलग अलग हो। अमूमन क्या देखा जाता है कि दोनों का फेस अलग अलग पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक बॉय होगा और एक गर्ल ही होगा, हो सकता है दोनों बॉय हो या हो सकता है दोनों गर्ल हो, लेकिन अधिकतर पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अलग अलग जेंडर के होने की पॉसिबिलिटी होती है विथ डिफरेंट फेसेस, ठीक है। अलग अलग फेस के साथ अलग अलग जेंडर होने की पॉसिबिलिटी होती है, बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब 2 एग और 2 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और 2 बच्चे बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस, क्योंकि इसमें माना जाता है कि इनके जो शकल है वो शकल सेम नहीं होगी। फ्रैटर्नल ट्विंस का मतलब शकल इनकी सेम नहीं है, शकल सेम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि जो ये एग था और ये जो एक स्पर्म था, ठीक है, ये फर्टाइल हुए और मैंने दिखाया यहाँ पर कि जब एग ऐसे फर्टाइल होता है तो अब ये अलग अलग सेल्स में डिवाइड होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ये जो फर्टाइल एग था ना, ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। मतलब कि एक एग, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, देखो थोड़ा सा मैं फर्टिलाइजेशन के लिए काम करता हूं कि ये एग और एग के अंदर ही मैं क्या बना दिया, स्पर्म बना देता हूं, ठीक है, स्पर्म। अब समझ लो ये फर्टाइल एग हो गया है, स्पर्म अंदर घुस गया है। अब क्या होगा कि किसी प्रोसेस की वजह से यही फर्टाइल एग ना 2 फर्टाइल एग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2 फर्टाइल एग में स्प्लिट हो जाता है। अब 2 फर्टाइल एग में स्प्लिट हुआ तो देखो भाई इनका सब कुछ आइडेंटिकल रहता है, ठीक है, सब कुछ क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है, क्योंकि ये वही एग और स्पर्म है, अलग अलग एग और स्पर्म नहीं है, एक ही एग और स्पर्म था, बस ये फर्टाइल एग क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट हो करके 2 बना लिया है, ठीक है, स्प्लिट हो करके 2 बना लिया है।
तो ऐसे में जो ट्विंस पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें ना इनका जो फेस होता है, फेस शक्ल वो सेम होती है, लेकिन इनके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं होता किसी का। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग के दौरान कुछ मिस्टेक होने की वजह से स्प्लिटिंग पूरा हो नहीं पाता है। अब सोचो अगर स्प्लिटिंग पूरा नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? जब स्प्लिटिंग पूरा नहीं हो पाएगा तो ये आपस में ना जुड़े ही रह जाते हैं। तो कभी कभी तुमने टीवी पर ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, जिनका शरीर आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये क्यों होता है समझ में आया? ये कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये जो एक सेल था वो स्प्लिट होना चाह रहा था बट स्प्लिट नहीं हो पाया। तो जब स्प्लिट नहीं हो पाया तो दोनों एक ही में जुड़े रह गए। जुड़े होने की वजह से जो ट्विंस पैदा होते हैं उन्हें हम कोज्वाइंड ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ज्वाइंड ट्विंस। ठीक है, कॉन्ज्वाइंड ट्विंस, कॉन्ज्वाइंड ट्विंस। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो मैं दिखाता हूं। देखो जैसे ये एक मेल और एक फीमेल है, मतलब कि एक बॉय एक गर्ल है। बताओ ये कौन से टाइप के ट्विंस होने की पॉसिबिलिटी है? ट्विंस दो टाइप के, एक फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल यानी जिसमें चेहरा अलग अलग हो, फेस डिफरेंट हो, फेस डिफरेंट हो, जेंडर डिफरेंट हो, जेंडर डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या होता है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में क्या होता है? फेस सेम होता है, जेंडर सेम हो सकता है कि दोनों को दोनों लड़कियां हो और दोनों के दोनों लड़के हों। ठीक है, दोनों के दोनों लड़के हों। इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस है जिसमें एक सेल स्प्लिट हुआ है उसमें बहुत कम चांस होता है कि अलग अलग जेंडर पाए जाए। अमूमन क्या देखा जाता है कि जेंडर सेम होता है। ठीक है, तो ये वाले किसके एग्जांपल हैं? ये है फ्रेटर्नल ट्विंस के एग्जांपल है। बाकी ये बताओ, ये आइडेंटिकल ट्विंस, ये आइडेंटिकल ट्विंस। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये भी आइडेंटिकल ट्विंस के ही एग्जांपल हैं, लेकिन इन्हें हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये इनका जो सेल था वो पूरी तरीके से स्प्लिट नहीं हो पाया था, फर्टाइल एग, तो इसलिए इन्हें हम कॉन्ज्वाइंड ट्विंस कहते हैं। कॉन्ज्वाइंड ट्विंस कहते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ट्विंस के बारे में कहीं कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम लास्ट स्टेज पे आते हैं कि भाई जैसे आपकी शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हो गए, अब आप चाहते हैं कि अब जो है बच्चे पैदा नहीं करने हैं, लेकिन आपके मन में अभी भी सेक्स को लेकर के उत्साह है कि आप सेक्स करना चाहते हैं, बट इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि आपकी बीबी जो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मेल क्या करे, अपने जो ये वैस डिफरेंस है, वैस डिफरेंस इसको कटवा ले, मतलब कि इसको कटवा कर डॉक्टर के जरिए क्या कहे कि भाई इसको बंद कर दो, ताकि जो स्पर्म बन रहा है वो बाहर ना आ पाए, वो बाहर ना आ पाए। तो देखो, ये वैस डिफरेंस कटवाने का मतलब ये नहीं कि आप नपुंसक हो जाओगे। आपके अंदर सेक्स करने की उतनी ही क्षमता रहेगी, उतनी ही उत्साह रहेगी जैसे पहले थी। अब फर्क क्या होगा कि ये जो बनेगा तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, स्पर्म बनेगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा, बल्कि वो बॉडी के अंदर ही लाइसोसोम के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप बिंदास सेक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बीबी प्रेग्नेंट नहीं होने वाली है। अगर फिर भी बीबी प्रेग्नेंट हो गई तो समझ लो उसमें आपका योगदान नहीं है। ठीक है, तो एक हो गया मेल के लिए। तो अगर वैस डिफरेंस को कटवा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं वैसेक्टोटॉमी, वैसेक्टॉमी, जिसको हम कहते हैं नसबंदी, क्योंकि ये क्या होता है? एक नस होता है। या तो फीमेल इनिशिएटिव ले, और फीमेल क्या करवा सकती है? अपने जो यूट्रस होता है, यूट्रस में एक कॉपर टी को इम्प्लांट करवा ले। कॉपर टी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कॉपर का बना होता है। ये कॉपर क्या करता है कि कॉपर आयंस रिलीज करता है। कॉपर आयंस स्पर्म के लिए पॉइजनस होते हैं, मतलब कि जैसे ही स्पर्म इस कॉपर आयन से टकराते हैं वो मर जाते हैं। समझ में? मर जाते हैं। तो जिसकी वजह से अगर स्पर्म इस वजाइना से होते हुए यूट्रस में एंट्री मारता है तो यहाँ तक पूरा टी की तरह बना हुआ है, सारे रास्तों को ब्लॉक किया हुआ है, कहीं न कहीं जाकर के ये स्पर्म टकराएंगे और इससे निकलने वाले आयंस के संपर्क में आएंगे और वो मर जाएंगे।
तो 99% ये चांस होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है पॉसिबल ना हो। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर नसीब खराब ही हो तो ऊंट पर बैठा इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो 1% चांस फिर भी इसमें रहता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन 99% चांस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये भी करवा सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो अपने यूट्रस में कॉपर टी को इम्प्लांट करवा सकते हैं। उसका 10 से 12 साल के लिए एकदम फुर्सत हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, आईयूडी। आईयूडी मतलब कि सेम यूट्रस के अंदर ही इस एक डिवाइस को प्लांट कर देना इंट्रा यूटेरियन डिवाइस कहलाता है। इसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। कॉपर टी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टी के टाइप का है ना, इसीलिए इसे हम कॉपर टी कहते हैं। या दूसरा एक प्रोसेस क्या है कि अगर आपको कॉपर टी नहीं इम्प्लांट करवाना है तो आप क्या करवा सकते हो, आपकी जो ये नली है, फलोपियन ट्यूब है, एफटी फलोपियन ट्यूब, इसी को आप ब्लॉक करवा दो, फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करवा दो। तो क्योंकि ये फलोपियन ट्यूब है, जब इसे ब्लॉक करवाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी, यानी नलबंदी। नलबंदी, एक ट्यूब है, नली है, इसलिए नल को बंद कर दिया जाए तो नलबंदी, नली को बंद कर दिया जाए नलबंदी, और नस को बंद कर दिया जाए तो नसबंदी। तो याद रखना, नसबंदी पुरुषों में होता है और नलबंदी महिलाओं में होता है। महिलाओं में ट्यूबकोटॉमी और पुरुषों में वेस्कोटॉमी। समझ में आया? इतना चीज क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा ये था रिप्रोडक्शन सिस्टम था वो खत्म होता है। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया। अब देखो कुछ जो है छोटी मोटी बातें वो बता देता हूं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। देखो, सेक्स जो है, सेक्स वो एंजॉय करने की चीज है। एंजॉय करो, बच्चे पैदा करो, बस पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है। ये नहीं कि एक साल में जो है 2 बच्चे पैदा कर दे रहे हो, ऐसा नहीं भाई। 9 महीने कम से कम लगते हैं, तो टाइम पीरियड लो। 1-2 बच्चों के बीच में कम से कम 5 साल का गैप रखो, ताकि जो आपकी पार्टनर है उसका भी हेल्थ सही रहे और बच्चों का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके, ठीक है। आप अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखो कि आप कितने बच्चों को पाल सकते हो, आपकी कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप बच्चे पैदा करो। उसके बाद सेक्स करने के लिए भाई सेफ सेक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल करो, ठीक है, ताकि कोई डिजीज वगैरह ना हो, ठीक है। नहीं तो बहुत बार ऐसा क्या हो जाता है कि IST का नाम सुना होगा, कि जो सेक्सुअल डिजीज ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन उसको कहते हैं। STI को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। ये होने का खतरा बहुत अधिक हो करे, तो सेक्स के टाइम पीरियड में ध्यान रखो। बाकी रखना कि सेक्स कभी भी दोनों लोग की सहमति से होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेल हो या आपकी शादी हो गई है तो आप जब चाहो अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सकते हो। पहले बातचीत करो, देखो कि दोनों जन सहमत हो, मतलब महिला जो आपकी पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, जो पार्टनर है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है वो पीरियड्स में हो, पेन में हो या बुखार हो, लेकिन आपको ये लगे कि नहीं मुझे सेक्स करना ही करना है। यहाँ ह्यूमैनिटी जो थोड़ा सा अपने भावनाओं को कंट्रोल में रख करके दूसरे की भावना को समझने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, कई केसेस स्टडी करी हैं, जहां पर ये देखा जाता है मेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फीमेल क्या चाहती है, ठीक है। उनके बारे में उनको कोई कंसर्न नहीं रहता है, वो बस अपने जो सेटिस्फेक्शन है उसको मिटाने में लगे रहते हैं। तो ये गलत बात हो जाती है। और फीमेल को भी कहता हूं कि आप अपने पार्टनर से बात करो हर एक चीज के बारे में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करो। दूसरी चीज कि कंसेंसुअल जो सेक्स होता है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपकी पार्टनर होना चाहिए, महिलाएं खास तौर पर, वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 18 साल से नीचे कोई भी महिला है, कोई भी लड़की महिला है, अगर आप उसके साथ भले ही कंसेक्सुअल सेक्स करते हो, मतलब कि उसके सहमति से सेक्स करते हो, वो एक रेप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। इस बात को याद रखना। 18 साल से नीचे कोई भी महिला हो, अगर उसके साथ सेक्स करते हो आप
और वो उसकी सहमति से भी हुआ हो, तो भी अगर डॉक्टर के पास, जैसे मान लो कि वो गर्भवती हो गई और आप गए कि अबॉर्शन करवाने के लिए, तो डॉक्टर को अगर ये बात पता चला कि वो जो लड़की है वो 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, तो आपके ऊपर रेप का चार्ज लगेगा, रेप का चार्ज। ये बात याद रखना, ठीक है? ओके, इतना चीज क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो भारत में क्या है, मैरिटल रेप को लेकर के ना कोई भी नियम कानून नहीं है। मैरिटल रेप, मैरिटल रेप का मतलब समझते हो? देखो, जो महिला होती है, महिला की शादी हो गई, तो लोगों को क्या लगता है, शादी हो जाने की वजह से उन्हें सेक्स करने का लाइसेंस मिल गया है। लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि ऐसा नहीं होता है। शादी हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको सेक्स करने का लाइसेंस मिल गया है। इसमें जो कंसेंसस है, मतलब कि सहमति है, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी शादी हो गई है आप अपने हिसाब से जब चाहो सेक्स कर सकते हो, तो भाई ये बात जरा गौर करो कि एक प्रोस्टिट्यूट में और एक आपकी पत्नी में क्या फर्क रह जाएगा। प्रोस्टिट्यूट वहां हर किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर लेती है, वहां पर वो अपने जिस्म को बेचती है बट अपने इमोशंस को नहीं बेचती है, ठीक है? प्रोस्टिट्यूट का वो बिजनेस है, धंधा है। लेकिन यहाँ आपकी जो आपकी पार्टनर है, अगर उस पार्टनर को आपसे अटैचमेंट ही नहीं है, वो जबरदस्ती उसके इमोशंस को रौंदा जा रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? रेप ही हो रहा है ना। एक रेप क्या कहलाता है? किसी महिला के साथ आप जोर जबरदस्ती से सेक्स करते हो, रेप कहलाता है। तो शादी हो जाने के बाद भी अगर आप किसी महिला के जो इच्छाएं हैं उसके खिलाफ, सिर्फ वो महिला एक बंधन में बंधी हुई है, एक लाश की तरह पड़ी हुई है और आप सेक्स कर रहे हो, तो क्या ये सही है? ये मैरिटल रेप नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। लेकिन पुरुष प्रधान देश होने के कारण भारत में इसकी चर्चा ही नहीं होती है। लोग हर एक चीज को महिलाओं के ऊपर ही थोप देते हैं। वेद उठा लो, पुराण उठा लो, चाहे कोई रामायण महाभारत उठा लो, हर जगह पर महिलाओं को ही गिल्टी ठहराया गया है कि रामायण हुई तो औरत की वजह से, महाभारत हुई तो औरत की वजह से। क्यों भाई? उसमें क्या पुरुष ने जो कांड किए हैं उसमें पुरुष का कोई हाथ नहीं था? रामायण में अगर रावण सीता को नहीं हरता तो क्या रामायण होती? तो लोग ये पक्ष क्यों नहीं बोलते हैं कि रावण ने, जो एक पुरुष था, उसने एक महिला का अपहरण किया, इसकी वजह से रामायण हुआ। लेकिन आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अरे महिलाएं ही सारे उपद्रव की जड़ होती हैं। चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, वो हर तरीके से ये कहेंगे कि महिलाएं नर्क का द्वार हैं, है ना? हर अलग अलग जगह ऐसे लिखी हुई है। तो इन सब बातों से बचें। अपने पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों का सम्मान करें, ठीक है? क्योंकि हर किसी को सम्मान का अधिकार होता है, ठीक है? जैसे आपको अपना आत्मसम्मान प्यारा है, चाहे वो मेल हो, वैसे ही फीमेल को भी उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने का पूरा हक होता है। इतना क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग अपना ये चैप्टर खत्म करते हैं और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।